बज्जी वाला, एक नया स्वाद का खजाना। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और नवाचारी व्यक्ति था। दिन भर में वह खेती करता और शाम को बाजार और गांव की सड़कों पर बज्जियों और स्ट्रीट फूड की दुकान लगाता था। वह न सिर्फ अपने खेत में खेती करता था, बल्कि वह स्ट्रीट फूड बेहद प्रतिभाशाली और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में भी महारत हासिल कर चुका था। जिस गांव में वह रहता था, वहां के लोग उनकी बज्जियों, भेलपुरी, टमाटर बज्जियों और कई अन्य वस्तुओं के दीवाने थे। उनके व्यंजनों के खास स्वाद ने गांव वालों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। उन्होंने बज्जियों को विशेष तरीके से तैयार किया और उन्हें हर एक बज्जी पर चटनी, कटे हुए प्याज और हरी धनिया से सजाकर उन्हें और भी स्वादिष्ट बना दिया। लोग बज्जियों के खास स्वाद के दीवाने बन गए और उन्हें रोजाना खरीदने आने लगे। व्यापारी की यह महानता थी कि उन्होंने हमेशा अपने मेनू में कुछ नया और खास प्रकार के विशेष व्यंजन रखा था। रोज कुछ नया पेश करने से लोगों का ध्यान उन्हें खरीदने की ओर जाता और लोग खुशी खुशी उनकी विशेष वस्तुएं खरीदते। इसी तरीके से उन्होंने दुकान में महीने के सबसे कम से कम 2 नए व्यंजन बेचने का नियम बना दिया। यह नया और फ्रेश खाने का मेनू उनके ग्राहकों को अधिक खुश रखता था और वे रोज उनके दुकान में आने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उनके संक्षिप्त मेनू से ऊब गए। उन्हें नए वस्तुओं की तलाश थी और वे चाहते थे कि वह हर रोज नए स्वाद और नए विचार के साथ उन्हें सबको खुश कर सके। लोग भी अधिक विकल्पों की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मेनू में सब कुछ खुद संभाल रखा था और उन्हें इसमें बदलाव लाने के लिए एक नया तरीका ढूंढने की जरूरत थी। एक दिन जब उन्होंने अपनी खेती करते हुए और बज्जियों को तैयार करते हुए अपनी दुकान के बारे में सोचने लगे, उन्हें एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि वे बज्जियों को अपनी खासता और महानता से सजाकर नए स्वाद का संदेश पहुंचा सकते हैं। उन्होंने अपनी सभी बज्जियों को लेकर घर आए। बज्जियों को विभिन्न रंगों के खाद्य रंग से ढका गया और वे सभी गोल्डन बज्जियों के रूप में दिख रहे थे। उन्होंने अपने नए खास स्वादिष्ट बज्जियों को व्यापार में शामिल कर दिया। इस नए अद्भुत स्वर्णिम बज्जियों के स्वाद और देखने में खूबसूरतता ने लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें इन्हें खरीदने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे व्यापार को वापस प्राप्त करने में उन्हें सफलता मिली और वे अब नए खास व्यंजन और स्वादिष्ट बज्जियों के साथ दिन भर बज्जियों और स्ट्रीट फूड की बिक्री करते थे। उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए एक संघर्ष करते रहे, लेकिन आज उन्हें उस समय का ख्याल रहता है। इसके साथ ही वह रोजाना अपने दुकान की सजावट भी बदल देते थे। वह दुकान की सजावट को और भी खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए पौधों, फूलों और रंग बिरंगे पतंगों से सजाते थे। लोग उनकी दुकान को खुशनुमा और आकर्षक बने देखकर उसके प्रति और भी प्रसन्न हो जाते थे और वे उनकी बज्जियों की खरीदारी करने के लिए और उत्सुक हो जाते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने दुकान के सामने एक सुझाव बॉक्स भी रखा था। वह यह सुझाव बॉक्स अपने ग्राहकों के लिए रखते थे ताकि लोग अपने मनपसंद व्यंजन का सुझाव दे सके और उन्हें उसको ध्यान में रखकर अपने व्यापार को और भी आगे बढ़ा सके। धीरे धीरे बज्जी वाला विचारों और सुझावों के द्वारा उनके व्यापार को और भी समृद्ध करने में सफल रहे। वह अब लोगों के मनपसंद व्यंजन और अद्भुत रंगीन बज्जियों के साथ साथ दिन भर बज्जियों और स्ट्रीट फूड की बिक्री करते थे। उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए एक संघर्ष करते रहे, लेकिन आज उन्हें उस समय का ख्याल रहता है जब उन्हें सब कुछ खो देने का खतरा था और उन्होंने सोचा था कि अपनी विशिष्टता का मान रखते हुए अच्छे समय में व्यापार को चलाने का प्रयास करना चाहिए। एक
एक लंबे समय पहले एक गांव में जगन और सरस्वती नामक पति पत्नी रहते थे। उनका ऋत्विक नामक एक होशियार बच्चा भी था। उनके खुद का एक होटल भी था। वहाँ हर रोज स्वादिष्ट और अच्छा सुगंध आने वाला बज्जी बना के बेचते थे। ऋत्विक भी पढ़ते हुए उसके माँ बाप का मदद करता था। हमेशा की तरह जगन बज्जी बना के बेचने लगता है। आलू बज्जी, मिर्ची बज्जी, ऑनियन बज्जी, आइए बाबू आइए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने पर उस रास्ते में जाते हुए लोग सारे उस सुगंध की वजह से बज्जियां खरीद के जाते थे। ऋत्विक होटल में अपने माँ बाप की सहायता करने के बाद अपनी माँ को बता के कुछ बज्जियां अपने दोस्तों को खिलाने अपने साथ लेके खेलने चला जाता था। ऐसे उस दिन ऋत्विक हर रोज की तरह उसका काम खत्म करके होटल में से कुछ बज्जियां लेके अपनी माँ को बोल के निकल पड़ा। बज्जियां लेके जाने पर भी माँ इसीलिए कुछ नहीं कह रही है क्योंकि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ इसीलिए उनकी मदद कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों के लिए काम करना ही पड़ेगा। ऐसे सोच के बज्जियों को लेके अपने दोस्तों के पास जाता है। मैंने ये बज्जियां आप सबके लिए लाया है, लेके खाओ। ऋत्विक, हमें ये बज्जियां नहीं चाहिए। क्यों? बज्जियां क्यों नहीं चाहिए? तुम हर रोज बज्जियां के सिवा कुछ नहीं लाते हो। रोज रोज ये खा के अब हम पक गए। हाँ यार, अब से तुम बज्जियां लाना बंद करो और हमारे साथ खेलने भी मत आओ। ऐसे मत कहो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी करूंगा। अच्छा, तो फिर तुम्हें हम सब के लिए आइसक्रीम खरीद के लाना होगा। मंजूर है? तुम लोगों को आइसक्रीम खरीदने के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। मेरे पापा भी मुझे उतने पैसे नहीं देंगे। कुछ और पूछो, मैं करूंगा। तुम इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने पापा से पैसे पूछना पड़ेगा ना? हाँ, उनसे बिना पूछे पैसे लेने का मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम पक्का करोगे तो ही बोलूंगा। तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या है वो उपाय? तुम्हारे होटल में खाने बहुत लोग आते हैं। उस समय में तुम्हारे माँ बाप काम में व्यस्त रहते हैं, तो तब तुम जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लेके आ जाओ। किसी को तुम पे शक ही नहीं होगा। कोई ये भी नहीं जान पाएगा कि पैसे गायब भी हुए। हाँ, ये भी सच है। कल मैं पक्का तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। ऐसे अपने दोस्तों को कह के खुशी खुशी घर चला जाता है। अगले दिन जब उसके माँ बाप काम में लगे हुए थे, ऋत्विक किसी को दिखे बिना चुपके से पैसे लेके अपने दोस्तों के पास चले जाता है। मैंने कहा था ना कि तुम सबको मैं आज आइसक्रीम खिलाऊंगा। चलो जाके खाएंगे। ऐसे वो उसके दोस्तों को लेके आइसक्रीम बेचने वाले के पास जाता है और सबको आइसक्रीम खिलाता है। कल क्या चाहिए बोलो, मैं खरीदूंगा। कल तुम जो कहो वही चाहिए हमें। ठीक है, कल मैं तुम लोगों को मेरा मनपसंद खाना खिलाऊंगा। ऐसे कहकर वो घर चला जाता है। रात में सोए बिना अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहता है। कल मुझे अपने दोस्तों को कुछ अनपेक्षित खिलाना होगा। मतलब मुझे कल और पैसे लेके जाना होगा। ऐसे ऋत्विक अपने दोस्तों के कहा मान के हर रोज अपने माँ बाप को बताए बिना उनकी मनपसंद चीजें खरीद के देता था। आखिर में ये उसका एक बुरी आदत बन चुका था। हर रोज की तरह जब एक दिन ऋत्विक उसके माँ बाप के काम करते वक्त पैसे लेने गया था, तो उसकी माँ उसे देखती है। ऋत्विक, यहाँ आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं माँ। सच कहो, मैंने तुम्हें पैसे लेते हुए देखा। ऐसे बिना पूछे पैसे लेना गलत है। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम अब पैसे भी चोरी करना सीख गए। माँ, मुझे माफ करो। मैंने अपने दोस्तों के लिए ये सब किया है। आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगा। पहली बार है इसीलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। आइंदा ऐसे करोगे तो चुप नहीं रहूंगी। जी माँ। लेकिन उसकी माँ ये सोच में पड़ के दुखी होती है कि उसके बेटे को ये बुरी आदत आया कैसे। उसकी माँ को जब ऋत्विक ने ऐसे देखा तो वो तुरंत बदल गया।
अपने दोस्तों के पास जाना बंद कर दिया। हर रोज अच्छे से पढ़ के अपने माँ बाप की मदद करते हुए रहता था। ऐसे कुछ दिनों बाद अचानक पैसों की पेटी में पैसे नहीं दिख रहे थे। उससे उसकी माँ को ऋत्विक पे ही शक आता है और जो कुछ भी उससे पहले हुआ उसके पति को बताती है। तब जगन और सरस्वती दोनों ऋत्विक के पास जाके पूछते हैं, ऋत्विक, पैसों की पेटी में पैसे नहीं हैं, तुमने ही लिया है ना? माँ, जब से तुमने बोला तब से मैंने चोरी करना बंद ही कर दिया। मेरे दोस्तों के पास भी जाना बंद कर दिया। मुझे उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, अगर तुमने उस पेटी से पैसे लिए हैं तो कह दो हमें, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुमने नहीं लिया तो पेटी से पैसे कैसे गायब हुए? किसने निकाला होगा? सच कहो ऋत्विक। माँ, मुझे सच में नहीं पता है कि पैसे कहाँ गए। इससे पहले मेरा पैसे लेना सच ही है, मगर मैंने वो सब बंद कर दिया। अब तो मैंने नहीं लिया। जब से पैसे खो गए तब से जगन और सरस्वती बहुत ध्यान से सब पे नजर रख के काम करने लगे। मेरे पास पैसे खत्म हो गए। कुछ दिन पहले एक होटल से बहुत आसानी से पैसे चोरी कर लिया था मैंने। वापस वही जाके पैसे लेके आऊंगा। ये फैसला करके वापस उस होटल को जाता है। बच्चियां खाके पैसे देने का नाटक कर रहा था और कोई ना देखने के समय में पैसे चोरी करने वाला था जब जगन उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। इतने उम्र के आदमी होके भी मेहनत किए बिना पैसे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? इससे पहले भी तुमने यहाँ चोरी किया था ना? वो चोर पिटने के डर से सच बोल देता है। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे कभी नहीं होगा, मेहनत से ही काम करूंगा। चोर को उसकी गलती का एहसास होने पर जगन उसे माफ कर देता है। ऋत्विक पे उसकी गलती के बिना शक करने के लिए उसके माँ बाप दुखी होते हैं। आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो माँ? उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती के बिना शक किया और आज तुम्हारे पापा ने असली चोर को पकड़ा है। मुझे तुम पे शक नहीं करना था बेटा। मुझ पर शक करने की वजह तो भी मैं ही हूँ ना माँ। अगर मैं वो नहीं करता तो आपको मुझ पे शक नहीं होता। आपने मुझे मेरी गलती समझाया, इसलिए मैंने वो करना छोड़ दिया, वरना मैं शायद बड़े होके भी यही करता। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा माँ। तब से जगन होटल में सावधान रह के काम करने लगा। अलग प्रकार के बच्चियां बनाना शुरू करके उन्हें बेच के खुशी से जीने लगा। उनका व्यापार भी अच्छा चलने पर सभी खुश थे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती चाहे एक ही बार किया हो, लोगों से भूला नहीं जाता। इसीलिए गलती पहली ही बार नहीं करना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। एक लंबे समय पहले एक गांव में हेमंत और शारदा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका रितिका नामक एक सुंदर सी बेटी भी थी। हेमंत अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो जो भी मांगती थी हेमंत उसे देता था। रितिका को पेड़ पौधे उगाना बहुत पसंद था। हेमंत खेती करते हुए आए पैसों से अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन जब रितिका पाठशाला से वापस आ रही थी, उसे रास्ते में एक आदमी आम के पौधों को बेचते हुए नजर आता है। मेरे घर के पास बहुत सारा खाली जगह है, इन पौधों को लेके वहाँ उगा सकती हूँ। ऐसे सोचकर वो उस आदमी के पास जाती है। अंकल, आपके पास मौजूद सारे अलग अलग पौधों में से एक एक प्रकार मुझे दे दीजिए ना। इतने प्रकार के आम के पौधों के साथ तुम क्या करोगे बेटी? मेरे घर के पास खाली जगह है, वहाँ इन्हें उगाऊंगी। ठीक है बेटी। ऐसे वो उस आदमी के पास के सारे प्रकार का एक एक पौधा लेके जाती है। रितिका उन पौधों को लेके अपने घर के पास लगाती है। एक दिन हेमंत उस खाली प्रदेश में मौजूद आम के पौधों को देखता है। अरे, इस खाली स्थान में पौधे कहाँ से आए? अगर ये पौधे पेड़ बन गए तो उनके जड़ों के वजह से ये घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। कभी ना कभी मुझे इस स्थान में एक घर बनाना ही होगा। ये फैसला करके उन पौधों को निकालने ही जाता है जब उसकी बेटी रितिका वहाँ आके देखती है। पापा, आप उन पौधों को क्या कर रहे हो? इस स्थान में एक बड़ा घर बनाना है ना बेटा। ये पौधे जब पेड़ बन जाएंगे तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्हें अभी निकाल दे रहा हूँ।
पापा, आपको तो पता है ना कि मुझे पौधे उगाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी अध्यापक भी कहती है कि पौधे उगाना अच्छी आदत है। और इतना ही नहीं, पौधों से हमें ताजा ऑक्सीजन भी मिलता है। मुझे इस खाली स्थान में पौधों को उगाना है। मेरे लिए इन्हें रहने दीजिए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कैसे ना करूँगा। तुम्हारे लिए इन पौधों को नहीं निकालूंगा, ठीक है? ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। तब से रितिका उन पौधों को ध्यान से पानी डाल के उनका ख्याल रखती है। कुछ सालों बाद वो पौधे बड़े आम के पेड़ बन जाते हैं और बहुत सारे आम देते हैं। ये देख रितिका बहुत खुश होती है। अरे वाह, बहुत आम आए हैं और वो भी इतने प्रकार के। बाहर खरीदने की जरूरत भी नहीं है। उसी साल में हेमंत की खेती में पानी ना रहने के कारण फसल नहीं आता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाएगा, और इस सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हो? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लिया हुआ कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रितिका उसके माँ बाप की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। मैंने जिन पौधों को उगाया है उन पे बहुत आम आए हैं। अगर उनको बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। मुझे ये बात पापा को बताना है। पापा, आप निराश मत होना। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एक योजना आया है। क्या कह रही हो बेटी? पापा, आप पहले मेरी बात तो सुनिए, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, बोलो बेटी। पापा, क्या आपने देखा कि हमारे आम के पेड़ों पे कितने आम उगे हैं? पता नहीं बेटा, मैंने देखा ही नहीं। वैसे इस समय में आम के बारे में क्यों बात कर रही हो? एक बार सोचिए तो पापा, उन आम को अगर आप बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोच है बेटी। मुझे तो उन पेड़ों के बारे में याद ही नहीं आया। बसंत का मौसम होने के कारण ये सोच के ज्यादा पैसे देंगे कि आम जल्दी आ गए, इससे हमारा कर्ज भी चुका सकता हूँ। ऐसे खुशी से कहता है। अगले दिन सुबह हेमंत उन पेड़ों के पास जाकर सारे आम को इकट्ठा करता है। एक बंडी पे लगा के बेचने लगता है। आम आम, मीठे आम, नारियल आम, बंगिनपल्ली आम, चित्तूर के आम, नूजीबीडू के आम, नीलम के आम, ऐसे अलग अलग प्रकार के आम को मैं आपके घर के पास लाया हूँ। लीजिए लीजिए। बसंत के मौसम में इतने प्रकार के आम आने पर सभी ये सुनकर आम खरीदने आते हैं। बाबू, 1 डजन बंगिनपल्ली के आम का क्या दाम है? डजन आम 120 के है जी। ठीक है, 1 डजन दे दो। ऐसे उसके सोच के अनुसार ही जितना भी दाम हो लोग उससे खरीदते हैं। उसके पास के सारे आम बिक जाने पर वो खुशी खुशी घर लौटता है। घर जाते ही आम बेचने से आए हुए पैसों की गिनती करता है। इस साल मेरे खेती में नुकसान आने के बावजूद मेरी बेटी की एक अच्छी आदत की वजह से आज मेरे पास पैसे हैं। रितिका, रितिका। जी पापा, क्या आपने उन आम को बेच दिया? सारे आम बिक गए बेटी, और आज अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो वो सिर्फ तुम्हारे वजह से। उस दिन मैंने हमारे घर के लिए उन पौधों को निकालना चाहता था, अगर रुक गया तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज हमें इस कठिन परिस्थिति से तुम्हारे आम के पेड़ ही बचाए हैं। अब मैं बाकी के आम भी बेचूंगा। ऐसे वो सारे आम बेच के, आम को बेच के आए हुए पैसों से एक नया आम का दुकान लगाता है। वहाँ आम बेचते हुए परिवार के साथ खुशी से रहता है।